धन्यवाद सभी को। आज के हमारे जो स्पीकर हैं डॉक्टर मनीष सिंह सर, इनको सभी लोग जानते ही हैं क्योंकि सर एज अ मॉडरेटर भी ज्वाइन करते हैं और ऑलरेडी यहाँ पे 4-5 सेशंस ले चुके हैं। तो देरी ना करते हुए मैं सर का शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। सर अभी एज अ फिजिशियन और असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं डिवाइन होम्योपैथी क्लिनिक वाराणसी में। सर एज अ प्रैक्टिशनर वर्क करते हैं और इसके साथ साथ में सॉरी, सर का भी एचएमएस होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर से हुआ है और सर ने एमडी होम्योपैथिक रेपर्टरी में करी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। सर ने टोटल 4 आईएफपीएच पे वेबिनार्स किए हैं और टोटल 15 स्कॉलरली आर्टिकल्स भी पब्लिश करा चुके हैं सर, पीयर रिव्यूड और नॉन पीयर रिव्यूड दोनों में ही, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में। और सर का जो थीसिस था वो केम्स रेपर्टरी एंड टीनिया कॉर्पोरिस पे था। एंड सर का एक टॉपिक सीसीआरएच के एचटीएसएच प्रोग्राम के तहत ब्रेस्ट कैंसर एंड इट्स माइजम टॉपिक पे भी सिलेक्ट हुआ था। और सर ने केएबी सर्वे में एज अ डाटा कलेक्टर भी काम किया है और सर अकेले अपनी ओपीडीज भी कई बार संभालते हैं। और इसके साथ साथ सर हफ्ते दर हफ्ते रेपर्टरी की क्लासेस भी लेते हैं। और सर का आज का टॉपिक है टाइप ए व्यक्तित्व विकार। तो मैं चाहूंगी कि सर अपना आज का सेशन शुरू करें। इसका विजिबल हो? सर अभी स्टार्ट नहीं हुआ प्रेजेंटेशन आपका। क्या सर अभी अभी स्क्रीन विजिबल, विजिबल है? यस सर। ठीक है। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है क्या, क्योंकि यहाँ शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सर थोड़ी ब्रेक हो रही है। So, तो बहुत हेल्प तो नहीं कर सकता मैं। सर आपकी आपका आवाज वीडियो बहुत आज का ज्यादा हमारा ब्रेक। आपका वीडियो नहीं ऑन है। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न वीडियो ऑन नहीं है। सर वीडियो ऑन है मेरे। मैक दी अच्छा ठीक है, आप चालू कीजिए, चालू कीजिए। उसको जी सर। तो बेसिक टॉपिक है हमारा क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है। क्लस्टर ए से पहले शुरू करेंगे। सर सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली ग्रुप ऑफ, जहाँ पे एक लाइफ लॉन्ग पैटर्न चलता रहेगा बिहेवियर का, कॉग्निशन का जो कि नॉर्मल, ये हम बार बार सिम डेफिनेशन ही है, जो एक लंबा 3 महीने 6 महीने का रहेगा तो डिसऑर्डर में क्लेम कर सकते हैं। अगर ये पैटर्न लंबा रहा, साल का, 2 साल का, 4 साल का, तो ही आप बोल सकते हैं कि। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझने के बाद उसके टाइप्स पे आते हैं। क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और शिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है। क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर 4 टाइप्स के होते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर सी 3 टाइप के होते हैं। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम क्लस्टर ए में पढ़ेंगे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। बेसिकली क्लस्टर ए का जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, वो सारे ही ऑर्डर एक्सेंट्रिक है। ठीक है। तो ये ना अलग से पहचान में ही आता है। जब हम टाइप ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये अलग से पहचान में आते हैं, क्योंकि इनका जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्लस्टर है वो ऑर्डर एक्सेंट्रिक है। ठीक है। पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जब हम बात करें तो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहां पे डिस्ट्रस्ट आपको ज्यादा दिखेगा, सस्पिशन जरूर दिखेगा,
और इसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो बहुत डिस्ट्रेस्ड होने वाली है, ठीक है। कि ये जो आदमी है ये हमेशा ऑन गार्ड रहेगा, इसको किसी पे भरोसा नहीं होने वाला है, ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, इसको सब पे डाउट है, इसको सब, ये सबको एज अ थ्रेट लेके चलने वाला है, ये सब पे ऐसा ही चलेगा कि ये मुझे बिट्रे कर सकता है, तो ही डू। तो इसीलिए इसका जो बेसिक अगर हम कोर समझते हैं का, तो द कोर इज डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन। ओके, ऑफ पैरानोया बेसिकली अगर हम ये समझें कि पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हिस्ट्री में कैसे आया, तो इस हिस्ट्री है साइकियाट्री में पैरानोया वर्ड की। पैरानोया वर्ड बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है साइकियाट्री में, लेकिन स्पेसिफिक डायग्नोसिस पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत बाद में आया है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसा हम हर बार डिस्कस करते हैं, जब डीएसएम आया तो डीएसएम के बाद से डायग्नोसिस होना शुरू हुआ कि पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सारे डायग्नोसिस डीएसएम ने हमें। तो जो फर्स्ट डीएसएम 3 आया था 1980 में, उसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पर्सनालिटी डिसऑर्डर को मेंशन किया गया था डीएसएम 3 में, फर्स्ट टाइम 1980। उसके बाद से जितनी बार उसमें सुधार होता गया, जैसे 1987, 1994, 2000 और 2013 में, उस डीएसएम के सुधार में भी पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वहां मेंशन था। डीएसएम थर्ड में इसके मेंशन होने से पहले पैरानोइया साइकियाट्री में प्रेजेंट था, वर्ड पैरानोइया यूज होता था लोगों के लिए, लेकिन उसको पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं बोला जाता था, ठीक है। तो ये डीएसएम 3 के बाद ये वर्ड जो है पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले वर्ड पैरानोइया यूज होता था। जनरल सिम्टम्स जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पहला डिस्ट्रस्ट, किसी पे भरोसा नहीं होगा। अब क्योंकि आपको किसी पे भरोसा नहीं है तो आप हाइपर विजिलेंट रहेंगे। हाइपर विजिलेंट मतलब अपने घर में 10 कैमरे लगा सकते हो, आप सब पे नजर रख सकते हो, आपको किसी पे भरोसा नहीं होगा, आपको लगेगा हर कोई आपको देख रहा है, तो आप उसके लिए जो भी मेजर्स ले सकते हैं बार बार, दैट वुड बी हाइपर विजिलेंस। ओके, देन देयर इज रिलक्टेंस टू कॉन्फाइड, आपको किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है तो इसलिए आप किसी पे अपना इमोशन नहीं जाहिर कर सकते। इफ यू लव समवन तो भी वो ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल हो सकता है, आप अंदर का इमोशन नहीं बताने वाले उसको, ठीक है, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट एनीवन। तो ऑलवेज देर इज दिस रिलक्टेंस टू कॉन्फाइड। कॉन्फाइड का मतलब अपनी इमोशंस को किसी और के अंदर बताना या जाहिर करना। बियरिंग ग्रजेस, क्योंकि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो इसीलिए आपको हर किसी से एक तरीके की चिढ़ या नफरत है। अब ऐसे में गलती से अगर किसी ने आपका कोई इंसल्ट किया है या कोई आपको किसी तरीके की बात बोल देता है, तो आप उस चीज को पकड़ के बैठेंगे और आप आगे चल के उस चीज का बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो देर इज बियरिंग ग्रज। एंड द लास्ट इज एंगर एंड हॉस्टिलिटी, कि गुस्सा बहुत है और हॉस्टाइल नेचर है। अगर पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करें, तो इसका एंशियंट अर्ली कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो हुआ था वो टर्म पैरानोइया से हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया। टर्म पैरानोइया आया था ग्रीक और रोमन राइटिंग में, ठीक है, जहां पे एक कॉमन कंडीशन थी जिसको कैरेक्टराइज किया जा रहा था सस्पिशन से। जैसा हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि पैरानोइया में सस्पिशन जरूर होगा। परसिक्यूटरी बिलीव्स, बिलीफ कि आपको परसिक्यूट किया जा रहा है, और इसके साथ हेल्यूसिनेशन जुड़ा होता था। कई बार पैरानोइया वर्ड को आप जब हिस्ट्री में जाके पुराने केसेस को पढ़ेंगे तो वहां पे सिजोफ्रेनिया के साथ या डिल्यूजन हेलुसिनेशंस के साथ जोड़ के बताया जाता है, ठीक है। बट जनरली द वर्ड पैरानोइया ही है जो बार बार यूज किया जाता था। तो अगर हम एंशिएंट और अर्ली कॉन्सेप्चुलाइजेशन में देखेंगे तो वर्ड पैरानोइया यूज होता था उस जमाने में। बाद में 20th सेंचुरी के आसपास सिगमंड फ्रूड आ गया। सिगमंड फ्रूड ने पैरानोइया को समझाया साइको एनालिटिक थ्योरी के हेल्प से। सिगमंड फ्रूड का यह कहना था कि पैरानोइया बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट और रिप्रेस्ड इम्पल्सेस के अगेंस्ट यूज होता है। जैसे अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज के अगेंस्ट, या फिर कोई ऐसा इम्पल्स है जो आपने दबा के रखा हुआ है, तो उसको इस तरीके से मतलब आप यूज करते हैं, ठीक है। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन डेल्यूजनल पैरानोइया, साइकोसिस और पैरानोइड ट्रेट्स। तो बेसिकली उन्होंने ही डिफरेंस बताया कि डेल्यूजनल पैरानोइया क्या होता है, साइकोसिस क्या होता है, पैरानोइड ट्रेट्स क्या होता है, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस आज हम समझते हैं वो सारा समझाया किसने, सिगमंड फ्रूड ने 20th सेंचुरी। इसके बाद डीएसएम थर्ड आया, ठीक है। तो डीएसएम थर्ड में इसको बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर का वो मिला, क्या कहते हैं, तब का मिला कि इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ पहचाना गया डीएसएम थर्ड में। डीएसएम फर्स्ट और डीएसएम सेकंड के दौरान इसका नाम सिर्फ पैरानोइया था,
और एक सिम्टम था सिजोफ्रेनिया का, ठीक है। बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स के साथ इसको एसोसिएट किया जाता था, लेकिन सिर्फ पैरानोइया ही वर्ड यूज किया जाता था, उसको पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं बोला जाता था। डीएसएम फर्स्ट है 1952 में, डीएसएम सेकंड है 1968 में। 1987 में जब डीएसएम थर्ड आया है, तब से इसको पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोला जा रहा है। डीएसएम थर्ड है 1980 में, यहाँ पे इसको पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरह डिस्टिंक्ट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ एंड्यूरिंग पैटर्न्स थे, जिसमें डिस्ट्रस्ट था, सस्पिशियसनेस था, इंटरप्रेटिव बायसनेस था, ठीक है। इसके बाद अब जितनी बार भी डीएसएम चेंज होते गया, जैसे डीएसएम थर्ड आ रहा है 1987 में, डीएसएम फोर आया 1994 में, और डीएसएम फोर टी आ रहा है 2000 में, तो इस चीज को अब रिफाइन किया जा रहा है बार बार, लेकिन जो बेसिक नॉलेज था डीएसएम में थर्ड में ऐड हुआ है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन फीचर, ये जो सिम्टम्स हैं, ये 5 सिम्टम अगर आपको बेसिक ध्यान है तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है। आगे चल के जब हमने रेपर्टरी में रूब्रिक्स भी लिए हैं तो भी इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पे लिए हैं, तो इन 5 सिम्टम्स को ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। द फर्स्ट इज सस्पेक्ट विदाउट सफिशिएंट बेसिस दैट अदर्स आर एक्सप्लॉइटिंग, हार्मिंग और डिसीविंग देम। सब पे शक करता है, चाहे कोई क्लोज फ्रेंड हो चाहे दुश्मन हो, सब पे शक करेगा। इसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड होना जरूरी नहीं है, और हमेशा ऐसा लगेगा कि लोग इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इसको धोखा दे रहे हैं और लोग इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो द फर्स्ट सिम्टम इज सस्पिशन। सेकेंड इज प्रीऑक्यूपेशन, आपके ऊपर एक अनजस्टिफाइड डाउट है, आपको सबके ऊपर एक अनजस्टिफाइड डाउट है कि कोई मेरा सगा नहीं है, कोई मेरे को लॉयल नहीं, मतलब कोई मेरा लॉयल नहीं है, और किसी पे भी मुझे भरोसा नहीं, ठीक है। चाहे वो उसका बहुत अच्छा दोस्त होगा तो भी, चाहे वो उसका बहुत अच्छा एसोसिएट होगा तो भी, फैमिली मेंबर होगा तो भी, ठीक है। तो प्री ऑक्यूपेशन मतलब प्रेजुडिस पहले से ही है कि लॉयल्टी नहीं है मेरे पास, ठीक है, मुझे मतलब कोई मेरा सगा नहीं है। रिलक्टेंस टू कॉन्फाइड, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, वो कभी भी अपने इमोशन को किसी और को नहीं बता सकता, जो वाकई उसके दिल में चल रहा है ना, वो उसको नहीं बता सकता, बिकॉज उसको हमेशा ये डर है कि वो जो ये इमोशन अगर बता देगा तो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा, लोग उसको एज अ वेपन उसके अगेंस्ट यूज करेंगे। दैट इज पैरानोइया। मतलब पैरानोइया इस लेवल का है कि उसको इतना भरोसा नहीं है किसी पे कि अगर वो अपने इमोशन बता देगा तो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, उसको ऐसा लगता है। आपने अगर एक नॉर्मल सेंटेंस उसको बोला है तो वो उसको डिमीनिंग और थ्रेटनिंग ले सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बातों बातों में कुछ बोला है, किसी मजाक में आपने कोई गाली बोली है, तो उसको वो गाली बहुत बुरी लग सकती है, एंड ही विल रिमेम्बर इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें पैरानोइया में याद रखनी है कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो वो आपके इंसल्ट्स को, अगर आपने मजाक में बोला है चाहे आपने सीरियसली बोला है, वो उसको याद रखेगा, वो उसका ग्रज बनाएगा और उसको फॉरगिव नहीं करेगा, वो स्लाइटेस्ट इंजरी होगी चाहे स्लाइटेस्ट रिमार्क होगा तो भी, ठीक है। देयर इज ए निमोनिक, अगर आपको याद करना हो तो, जब हम पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को याद करते हैं तो ये निमोनिक याद करते हैं। इट इज गेट फैक्ट, जी फॉर ग्रजेस हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक इनके ग्रजेस इनको याद रहते हैं। सेकेंड इज एक्सप्लॉयटेशन एक्सपेक्टेड, आपके पास कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है पर आपको लगता है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ अदर्स डाउटेड, दूसरों पे भरोसा नहीं हो रहा है। फेटेलिटी ऑफ सेक्सुअल पार्टनर क्वेश्चन, ये रूब्रिक, मतलब ये सिम्टम जरूर ध्यान रखिएगा, आगे चल के रूब्रिक में भी कन्वर्ट हो रहा है कि सस्पिशन है कि जो इसका पार्टनर है वो इसको धोखा दे रहा है, फिडेलिटी हमेशा क्वेश्चन मार्क में रहेगा। अटैक्स ऑन कैरेक्टर आर परसीव्ड, आप कुछ भी बोलेंगे उसको सीधा सीधा कैरेक्टर पे ही लिया जाएगा, ठीक है। कॉन्फाइड्स इन अदर रेयरली इफ एट ऑल, बहुत रेयर ऐसा होगा कि अपने दिल की बात किसी को बताएगा। एंड थ्रेटनिंग मीनिंग्स रीड इनटू इवेंट, तुरंत तुरंत क्या कहते हैं कि थ्रेटन करने की जो आदत है ना, वो इसमें दिखेगी आपको, ठीक है, और ये थ्रेट कर सकता है लोग। अब इनको हम सिम्टम्स में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर सम की फीचर्स। द फर्स्ट इज सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट, जैसा शुरू से हम शुरू कर रहे हैं, किसी को किसी पर भी भरोसा नहीं होगा। द फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज सस्पिशन एंड दैट इज डिस्ट्रस्ट, कि किसी पे भी भरोसा नहीं होगा, उसको सबके साथ सेम चीज लगती है कि लोग मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोग मुझे धोखा देंगे, लोग मुझे किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे, और लोगों का मोटिव ही यही है, ठीक है। देन देर इज डाउट्स अबाउट लॉयल्टी, और ये अनजस्टिफाइड है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने पहले धोखा खाया है इसलिए अभी शक कर रहा है, नहीं, उसको भरोसा है ही नहीं,
शुरू से ही नहीं है और किसी पर भी नहीं है, ठीक है। तो इनके दिमाग में हमेशा एक अनजस्टिफाइड डाउट है कि शायद सामने वाला ट्रस्टवर्दी नहीं है या लॉयल नहीं है या फेथफुल नहीं है, ठीक है। रिलक्टेंस टू कॉन्फाइड, ये सिम्टम हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अपना जो, क्योंकि सस्पिशियस नेचर है, आप सामने वाले पे भरोसा नहीं कर सकते, तो आप अपने दिल के रियल इमोशन कभी भी सामने वाले को नहीं बता पाते। इंटरप्रेटिंग हार्मफुल इंटेंशन, आपका एक नॉर्मल बेनाइन रिमार्क हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि तू कितनी छोटी है हाइट में, या तू कितना लंबा है। तो छोटी या लंबी इज नॉट मतलब कोई गाली नहीं है, लेकिन इसको वो पर्सनली लेगा कि तुमने मुझे हाइट शेम किया, या तुमने मुझे बॉडी शेम किया, या स्लट शेम किया, एंड वॉट एवर जो भी शेमिंग हो सकती है जितने तरीके की, ये हर उस तरीके से आपको समझेगा। वो आपके बेनाइन नॉर्मल रिमार्क्स को भी मैलिशियस और डिमीनिंग ही लेंगे, ठीक है। तो पैरानोया का लेवल इस तरीके से जाएगा कि वो आपके हर छोटे छोटे रिमार्क को भी अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। आपकी हर छोटी छोटी गलतियों को ध्यान रखा जाएगा। हाइपर विजिलेंस, ये हमेशा गार्ड पे ही रहेंगे हमेशा। वो कहते हैं ना, पीपल आर ऑन देयर टोज, ये हमेशा ऑन देयर टोज ही रहने वाले हैं। ये हमेशा छोटी छोटी चीजों को नोटिस करेंगे, ठीक है। जैसे ये अपने घर में अगर मान लीजिए इनको कहीं एक छोटा सा कुछ दिखता है, तो ये कहेंगे कि कैमरा लगा है, लोग मेरे पे नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज दिस मूवी जिसमें कंगना रनौत बेसिकली एक पागल का रोल प्ले करती है, और वो अपने पूरे के पूरे घर के बिस्तर को और तकिए को खोद देती है, और लास्ट में निकलता है एक लौंग का छोटा सा पीस। एंड शी गोज टू, हीरो का नाम मुझे ध्यान नहीं है, उसके पास जाती है, द मेल प्रोटैगनिस्ट के पास जाती है और जाके बोलती है कि दिस इज द कैमरा एंड पीपल आर ट्राइंग टू कीप आईज ऑन मी, ओके। तो बेसिकली हाइपर विजिलेंस है यहाँ पे, इसको बार बार ये शक हो रहा है कि लोग इस पे नजर रख रहे हैं, या लोगों का इंटेंशन है इसके अगेंस्ट, और ये इसके अगेंस्ट बार बार नजर रखने की कोशिश करता है, तो ये हमेशा हाइपर विजिलेंट रहेगा। देन देयर इज हॉस्टिलिटी एंड ग्रजेस, ग्रजेस बहुत सारे हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके बारे में मतलब समझो दिमाग में पूरी लिस्ट बनी हुई है कि इसने मुझे मोटा बोला था, इसने मुझे काला बोला था, इसने मुझे गंजा बोला था, या जो भी बोला होगा, हर वो चीज की एक लिस्ट बनी हुई है कि उसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, और उसको सब कुछ याद रहने वाला है। चाहे वो चीज 4 साल पुरानी होगी, चाहे वो चीज 5 साल पुरानी होगी, इसको सब ध्यान रहता है, ठीक है। एंड देन देर इज आर्ग्यूमेंटेटिव एंड डिफेंसिव नेचर, आपके एक नॉर्मल सेंटेंस पे भी ये बिदक जाएंगे और ये तुरंत डिफेंसिव होके आपसे बातें करेंगे। जैसे इफ यू से कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए तो तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो ये शायद हो सकता है आपको रेसिप्रोकेशन में बोले कि तुम्हारे बेटे ने कौन सी पढ़ाई की थी जो उसके नंबर आ गए। तो इनका जो नेचर है वो दैट इज क्रॉस आंसरिंग, वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएंगे और वो तुरंत आपको क्रॉस में आंसर देंगे। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने जो पॉइंट बोला वो उनके फेवरेबल में है या नॉन फेवरेबल है, ठीक है। तो देर इज आर्ग्यूमेंटेटिव एंड डिफेंसिव बिहेवियर। देन देर इज सोशल विथड्रॉल, ऑब्वियसली जब आप लोगों को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जब आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप सोशली विथड्रॉ हो ही जाएंगे। आपके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, आपको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होगा। तो देर आर पीपल, दीज पीपल आर नॉर्मली सोशली विथड्रॉल ही होते हैं, ठीक है। ये सडनली मतलब हो सकता है इंस्टाग्राम पे 4 दिन के लिए आ जाएंगे, फिर 5वें दिन बोलेंगे कि नहीं दिस इज बीइंग मोर टॉक्सिक फॉर मी, और हट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा सोशली विथड्रॉल ही रहते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल कोल्डनेस, अब इस चीज को समझिए। अब अगर मैं अपना इमोशन किसी को बता ही नहीं पा रहा हूँ और सिर्फ सामने वाले के सुन रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इमोशनली कोल्ड ही होऊंगा, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है। तो वो कितना भी प्यार भरी बातें बोल रहा है मुझसे, या वो कितना भी ट्रस्ट जताने की कोशिश कर रहा है, मुझे क्योंकि उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इमोशनली कोल्ड ही दिखूंगा, बिकॉज आई ऑलवेज टॉक अबाउट प्रैक्टिकलिटी। पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए एक रूब्रिक आप हमेशा लेंगे, प्रैक्टिकल, क्योंकि ये आदमी जो है ये इमोशनली बात नहीं कर सकता, ये हमेशा प्रैक्टिकल बातें करेगा। बिकॉज डिस्ट्रस्टफुल, सेकंड रूब्रिक जो आएगा वो डिस्ट्रस्टफुल है, क्योंकि ये आदमी भरोसा कर ही नहीं रहा। तो ये कभी भी सीधे मतलब ऐसे क्या कहते हैं, इमोशनल सेंसिटिविटी के साथ बात नहीं कर सकता, इमोशनल रेसिप्रोकेशन है ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा ही कोल्ड ही दिखेगा लोगों को। एंड ऑब्वियसली दिस हैज इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ, जब आपकी लाइफ ही इसी तरीके की है कि आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है लोग आप पे नजर रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ जो डेली टू डेली लाइफ है, इस चीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज से। देन देर इज रिजिड थिंकिंग, रिजिड थिंकिंग क्या है, क्योंकि आप अड़ चुके हो कि लोग आपको धोखा ही देंगे, तो आप बिल्कुल अड़ियल हो उस चीज पे, उस सोच पे अड़ियल हो बेसिकली, सो दैट्स व्हाई रिजिड थिंकिंग कम्स इन प्ले। एक्सेसिव सेल्फ रिलायंस, एक्सेसिव सेल्फ रिलायंस क्यों है, क्योंकि आपको किसी और पे भरोसा है नहीं, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि लोग मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, लोग मेरे से प्यार करते हैं।
सो वाई, तो आप क्या करोगे, सेल्फ रिलाइड हो जाओगे कि खाना भी मैं ही बनाऊंगा, कपड़े भी मैं ही धोऊंगा, जूते भी मैं ही साफ करूंगा, कॉलेज भी मैं ही जाऊंगा, वापस भी मैं ही आऊंगा, फिर सारे काम खुद से करूंगा। सो यू डोंट नीड एनीवन इन योर लाइफ, आप बिल्कुल सेल्फ रिलाइड हो जाओगे। ठीक है। एंड देन देर इज हाइपर अवेयरनेस ऑफ माइनर डिटेल। अब देखिए, हाइपर अवेयरनेस ऑफ माइनर डिटेल जब हमने ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पढ़ा था ना, तो भी पढ़ा था। लेकिन वहां बेसिकली दूसरी चीज थी। यहाँ पे क्या है, माइनर डिटेल आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको शक है कि लोग आप पे नजर रख रहे हैं, लोग आपको जहर दे देंगे, लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपका स्पाउस है वो फेथफुल नहीं है। तो आप हर छोटी छोटी चीज देखोगे। नाउ रिमेम्बरिंग दिस, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक केस था, एंड दैट केस इज कि एक लड़का होता है, कोविड-19 के लॉकडाउन के समय पे उसके उसका घर लॉकडाउन में था फॉर 3 मंथ्स। एंड उसका एक फ्रेंड आया हुआ था गलती से घर पे, उसके घर पे ही आया, 3 महीने उसके घर पे ही रुका। अब क्योंकि उसको धीरे 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 पैरानोया का लेवल इस लेवल पे बढ़ा कि वो ये कहता है कि दिस माय फ्रेंड इज स्लीपिंग विथ माय फादर। ठीक है। और इस केस में हमने सल्फर यूज किया था इस पेशेंट के लिए, बिकॉज उसका पैरानोया इस लेवल पे था कि वो हर छोटी छोटी डिटेल को चेक करता था। वो ताला लगा के सोता था हर किसी के दरवाजे पे, और तो वो भी सुबह सुबह उठ के चेक करता था कि कहीं दरवाजा खुला तो नहीं, कहीं कोई कुंडी खिसकी तो नहीं। तो दिस दिस इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट, कि मतलब बिल्कुल भरोसा ही नहीं है किसी पे भी। ही इज अक्यूजिंग ऑफ हिज फादर टू स्लीप विथ हिज फ्रेंड, और ये फ्रेंड भी ऐसा वैसा नहीं, बचपन का दोस्त है जो 3 महीने घर पे रह रहा है। तो दिस द काइंड ऑफ लेवल जहाँ पे डिस्ट्रस्ट होता है। ठीक है। एंड देन देर इज डिफिकल्टी इन कॉम्प्रोमाइजिंग, क्योंकि आपको भरोसा है नहीं, आप खुद को सबसे अच्छा मान रहे हो, आप सेल्फ रिलायबल हो, तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। सो देर इज ऑलवेज डिफिकल्टी इन कॉम्प्रोमाइजिंग। अब कुछ इमेजेस है जो हेल्प करेंगी हमें चीज समझने के लिए। देर इज दिस गाय जिसने डोर को रोक के रखा है, और चारों तरफ उसको आईज दिख रही हैं, ऑन फोन, लैपटॉप, विंडो पे भी और टीवी पे भी। इसको ये लग रहा है कि हर कोई इसको देख रहा है, एंड देयर इज द सिंबल रिटन आई एम वाचिंग यू। ठीक है। तो इस तरीके का लेवल होता है जहां पे इस तरीके का सस्पेशन है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, लोग मेरे पे नजर रख रहे हैं, और मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस तरीके का पैरानोइया है। सेकेंड इमेज देखिए, ये आदमी अपने घुटने के बल बैठा है, सामने एक मेहमान आया है, और दरवाजे के उस पार एक मेहमान है, और ये अपनी वाइफ को बोल रहा है कि इस इंसान को अंदर मत आने देना, मुझे इसके जूतों पर भरोसा नहीं है। ठीक है। सो नाउ इस चीज को नोटिस कीजिए कि उसको मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट किस लेवल का है। उसको शूज पे भरोसा नहीं, उसको हो सकता है उस आदमी पे भरोसा हो भी सकता है, उसको शूज पे भरोसा नहीं है। तो ये हर माइनर डिटेल देख रहा है। एंड इसका अगर हम एक एक्सप्लेनेशन समझे, तो इसको ऐसा हो सकता है लग रहा हो कि उसके शूज में कैमरा है, मुझ पे नजर रखने के लिए आया है। ठीक है। या शूज में चाकू है, मुझको घुप के मार देगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिस्ट्रस्ट जो इस इंसान को है इस पे। इस लाइन को बेसिकली मीम की तरह लिया गया है, व्हेन यू स्नीज एंड समवन से ब्लेस यू, बट आप घर पे अकेले हो। बेसिकली पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ ये चीज हो सकती है कि आप छींक दिए और सडनली आपको लग रहा है कि किसी ने मुझे ब्लेस यू बोला है। डेल्यूजन, समवन एल्सेस प्रेजेंस। ठीक है। तो बेसिकली ये चीज पैरानोइड के साथ होती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा था, दरवाजे के उस पार कोई है, या पर्दे के पीछे कोई है। तो ये इसको बार बार लगेगा। ठीक है। ये इसके डिल्यूजन है जो इसको बार बार दिखेंगे। तो डेल्यूजन एक ऐसा चैप्टर है ना जो पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमें बार बार देखना पड़ेगा। इस लाइन को पढ़िए, बेसिकली कमेंट्स है। द फर्स्ट पर्सन सेज, और दिस इज सो क्यूट, सेंड्स अ स्वॉट टीम टू योर एड्रेस। आपके एड्रेस पे एक पुलिस टीम को भेज रहा हूँ। तो जो क्रिएटर है उसने रिप्लाई दिया, दिस जोक इजंट फनी, आई स्ट्रगल विद एक्सट्रीम पैरानोया, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द थिंग्स यू कमेंट। सोच समझ के कमेंट कीजिए क्योंकि मुझे पैरानोया की प्रॉब्लम है। तो थर्ड रिप्लाई आता है, आई एम लिविंग इन योर वॉल्स, कि मैं आपके घर की दीवारों में रह रहा हूँ। तो बेसिकली पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ये लगता है कि लोग उसके घर की दीवारों में रह रहे हैं, दरवाजे के उस पार कोई कान लगा के सुन रहा है। तो ये चीजें पैरानोइड के साथ नॉर्मल है, कॉमन चीजें हैं ये। नाउ देयर इज थेरेपी क्लिनिक, पैरानोया थेरेपी क्लिनिक लिखा हुआ है, और डॉक्टर एक सेंटेंस लिखता है, प्लीज बी सीटेड, दे विल बी राइट आउट टू गेट यू। और इसकी नजर जा रही है किस लाइन पे, टू गेट यू, कि कोई आ रहा है आपके लिए, टू गेट यू। ठीक है। तो वो बेसिकली किस लाइन से डर रहा है कि कोई आएगा मुझे पकड़ेगा, या कोई आएगा मुझे मारेगा। ठीक है। तो बेसिकली पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसी तरीके का होता है कि एक नॉर्मल सी लाइन में से भी शायद 3-4 वर्ड निकाल लेगा जो अपने डिफेंस में यूज कर सकता है, या जो चीज उसको बुरी लग सकती है।
दिस इज वेरी कॉमन इन पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस फोटो को ध्यान से देखो, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये फोटो सबसे ज्यादा वेल एक्सप्लेनेबल है। एक छोटी सी खिड़की है और इस खिड़की के बाहर कम से कम 10 12 16 कैमरे तो कम से कम होंगे ये, ठीक है। और ये इतने सारे कैमरे एक जगह पे लगा के पता ही नहीं क्या देखना चाहता है। सो दिस इज द बेसिक रिमार्क ऑफ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसका इसका पैरानोया इस लेवल का है कि इसको हर चीज पे नजर रखनी है और इसने अपने जस्ट खिड़की के बाहर एक ही जगह पे 10 12 कैमरे लगा रखे हैं। सो दैट इज पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर फॉर यू। ये लाइन है जो कहती है कि जस्ट बिकॉज आई एम पैरानॉइड, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मेरे पीछे नहीं पड़े हैं। दैट इज द डेल्यूजन। ये इस तरीके का डेल्यूजन है कि ऐसा नहीं है कि मैं पैरानॉइड से सफर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेरे पीछे नहीं पड़े। तो ये बेसिकली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, लोग हैं और लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अगेन दिस कैन बी टेकन एज अ जोक। पैरानॉइड लोग बार बार अपने शावर के पीछे पर्दे हटा हटा के चेक करते हैं। तो दिस ये बेसिकली उसी से रिलेट कर रहा है कि डियर पैरानॉइड पीपल हु चेक बिहाइंड देयर शावर्स कर्टेन फॉर मर्डरर्स, इफ यू डू फाइंड वन व्हाट्स योर प्लान। कि अगर आप वाकई मर्डरर तो खोज रहे हैं अपने पर्दे के पीछे, वाकई मिल जाएगा तो क्या करेंगे। तो दिस कैन बी टेकन एज अ जोक, बट बेसिकली पैरानॉइड वाले सही में हर छोटी छोटी डिटेल खोजेंगे। इनको अगर एक छोटी सी आहट सुनाई देती है तो अपने घर का चद्दर भी हटाएंगे, बिस्तर के नीचे भी देखेंगे, अलमारी के अंदर भी देखेंगे, दीवारों के पीछे भी देखेंगे। तो इनका नेचर ही इस तरीके का होता है। ये बहुत सारी इमेजेस हैं, लेकिन ये इमेजेस बेसिकली पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। एक आदमी है जो यहाँ बैठा हुआ है, ही सेइंग फीलिंग लाइक एवरीवन इज हाइपर अवेयर ऑफ यू, सो यू मेक श्योर टू मूव एज मिनिमली एज पॉसिबल। उतना ही हिलो जितना जरूरी है क्योंकि लोग आप पे नजर रखे हुए हैं। फिर अपने फोन की तरफ देख के कहता है आई बेट माई फोन इज वॉचिंग मी। फिर लिख रहा है कि escape प्लान कैसे बनाऊं, कैसे निकलूं इस जगह से बाहर। मिरर की तरफ ध्यान से बार बार नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं हो कि मिरर के उस पार कैमरा लगा है। तो ये लोग अगर होटल में रुकने जाएंगे ना तो ये कैमरा जरूर देखेंगे। वो इंस्टाग्राम पे रील आती है ना कि मिरर पे उंगली लगा के देखो, अगर डबल रिफ्लेक्शन बन रहा है तो कैमरे हैं। नॉर्मल लोग हो सकता है उस रील को एस्केप कर देंगे, पैरानोइड वाला नहीं एस्केप करेगा, वो सेव करेगा। वो अगली बार होटल में जाएगा तो चेक करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कैमरे लगे हों उस पर, ठीक है। तो ये बेसिकली पैरानोइड वाले को हमेशा लगता है कि लोग उस पर नजर रख रहे हैं। ये बार बार खिड़की के पास जाएगा ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो खिड़की के उस पार कोई मुझे देख रहा है। ये लोग अगर रोड पे चल रहे हैं तो इनको लगेगा कि जो पीछे आ रहा है नहीं, ये मेरे पीछे ही आ रहा है, ठीक है। डेल्यूजन समवन इज फॉलोइंग यू। तो बेसिकली इस तरीके का स्टार्टर पैक है पैरानोइड के लिए। क्योंकि सिम्टम्स खत्म हो चुके हैं तो ये 5 सिम्टम्स हमें जरूर ध्यान रखने हैं। द बेसिक फीचर्स जो कि पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझाएंगे वो यही 5 हैं। द फर्स्ट इज सस्पिशियसनेस, इंटरप्रेटिंग अदर्स मोटिव्स एज मैलिशियस एंड लुकिंग फॉर एविडेंस टू सपोर्ट देयर सस्पिशन। दूसरों पे कभी भरोसा नहीं होगा, हमेशा लगेगा कि दूसरे का मोटिव गलत है और उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस इकट्ठा करता रहेगा। सो द फर्स्ट इज सस्पिशियसनेस। सेकंड इज सोशल आइसोलेशन, अपने जो सोशल लाइफ है उसको बिल्कुल लिमिट कर देगा, ये कह के कि मेरे ऊपर खतरा है, लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। देन देर इज डिटैचमेंट, क्योंकि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो इसलिए आपको हमेशा एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट रहेगा, आपको किसी से कनेक्शन फील नहीं होगा। देन देर इज हॉस्टिलिटी, क्योंकि आप हॉस्टाइल हो, आप क्लिप कर देते हो या काट देते हो तुरंत जैसे ही कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है। मतलब एक सिम्टम इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, हॉस्टिलिटी। एंड द लास्ट इज पैरानोइया। पैरानोइया क्या है कि हमेशा कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या सामने वाला मेरे अगेंस्ट ही बोल रहा है, मेरे फेवर में कोई बोल ही नहीं रहा है, ऐसा। तो बेसिकली इनको लगता है कि सारी दुनिया इनके खिलाफ है। अब थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक पे आता है, एपिडेमियोलॉजी। सबसे पहले प्रेवेलेंस, हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। नॉर्मल पॉपुलेशन में कितना दिखेगा, तो नॉर्मल पॉपुलेशन में 0.5% से लेके 2.5% तक दिख सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट टू मच, लेकिन हाँ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के टक्कर का ही है, वो भी 3% था, ये भी 2.5% तक पहुंच ही रहा है। जेंडर डिफरेंस की बात करेंगे तो ये मोर कॉमन है मेन में देन इन कंपैरिजन टू वुमेन। अब इसका उल्टा हम पढ़े तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर फीमेल्स में ज्यादा था, एंटी सोशल मेल्स में ज्यादा था, और पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी मेल्स में ज्यादा है। एज ऑफ ऑनसेट की बात करेंगे तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर अर्ली अडल्टहुड में दिखना शुरू हो जाता है। नाउ अर्ली अडल्टहुड इज अबाउट 17 18 19 20, ये वाली जो एज है
यहाँ पे नॉर्मली एज ऑफ ऑनसेट है, यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। एंड देन देर इज कोमॉर्बिडिटी, क्योंकि क्लस्टर ए डिसऑर्डर्स ना यूजुअली क्या कहते हैं कि ऑड या एक्सेंट्रिक है, तो ये हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते हैं। जैसे पैरानोइया के साथ सिजोफ्रेनिया पढ़ा जाता था बहुत टाइम तक, 1980s तक पढ़ा गया है, ठीक है। तो पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा भी किसी को तो अपने साथ में मैक्सिमम टाइम कोमॉर्बिडिटी लेके ही आता है। टाइप बी और टाइप सी में इतना कॉमन नहीं है। देन देर आर सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? कॉग्निटिव स्टाइल या सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स कुछ लोगों के ऐसे होते हैं जो उनको बार बार इस तरीके से मतलब इस तरफ धक्का मार सकते हैं। अब क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए अटेंडेंसी टुवर्ड्स मिसट्रस्ट। आप अगर शुरू से ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही ग्रो ही किए कि आपको किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो आगे चल के हो सकता है कि आपको किसी पे ही नहीं होगा। फिर शुरू में दोस्तों में था, बाद में घर वालों पे आए, अब सारी जनता पे ही हो गया कि भैया 100 करोड़ मेरे ही पीछे पड़ेगा, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी टू थ्रेट, रिजिड थिंकिंग या डिफिकल्टी इन सोशल कॉग्निशन। मैक्सिमम टाइम ये चीजें इंडोलेंट लोगों में दिखती है, क्योंकि वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, ठीक है। तो वो क्योंकि अकेले रह रहे हैं, वो शुरू से सोशल आउटकास्ट हैं, इसलिए उनको ज्यादा ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे बुली कर रहा है। देन देर इज एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर। ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता ही है। जैसे अगर किसी की लाइफ इवेंट बहुत स्ट्रेसफुल रही है तो उसको प्रॉब्लम होने ही वाली है। जैसे किसी ने बचपन में एक्सीडेंट देखा हो, किसी का मरना देख लिया हो, या बचपन में किसी की डेथ हो गई उसकी फैमिली में, किसी ने बहुत बार बहुत लोगों से धोखा खाया है, या किसी के साथ बहुत सारा बिट्रेल हुआ है पैसे को लेके, तो वो उस तरीके का, जैसे जिसने जैसा एक्सीडेंट देखा है उसके साथ वैसा पैरानोइया डेवलप हो सकता है। एंड देन देर इज कोपिंग मैकेनिज्म। ऑब्वियसली देखिए, जब आप साइकोलॉजी में जब भी हम किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं तो कोपिंग मैकेनिज्म हमेशा वहां होता है। एक रीजन, रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से बनाया गया है। हम अगर किसी भी चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी की डेथ देखी है, ठीक है, तो हमें डेल्यूजन होना ही है, किसी न किसी तरीके का डेल्यूजन हो जाएगा, तभी हमारा दिमाग उस एक्सीडेंट से उभर पाएगा। दैट इज वाई दे आर नोन एज इंजरी। इसीलिए इन चीजों को इंजरी बोला जाता है, बिकॉज ये चीज हमारे ब्रेन पे किसी न किसी तरीके के इम्पैक्ट डालेगी, और आप उस इम्पैक्ट से कैसे निकल रहे हैं, दैट वुड बी योर कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। एंड देन देर इज इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर्स। इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर्स में बेसिकली जेनेटिक वल्नरेबिलिटी की बात हो रही है, कि अगर किसी के फैमिली में लोग सफर कर रहे हैं तो वहां पे हो सकता है कि बच्चे भी सफर करेंगे। नाउ देयर आर सम साइकोलॉजिकल थ्योरीज व्हिच एक्सप्लेन पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल थ्योरीज में द फर्स्ट इज साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी दी थी मतलब बेसिकली सिगमंड फ्रूड नॉर्मली साइकोडायनामिक थ्योरी में आते हैं। फ्रूडियन पर्सपेक्टिव क्या था, हमने शुरू में भी पढ़ा है कि इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म किस किस चीज के बीच में? कॉन्फ्लिक्ट में और इम्पल्स में। कॉन्फ्लिक्ट, आपसी लड़ाई, और इम्पल्स, आपने उसमें रिएक्शन कैसा लिया। तो आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आया, आपने उसमें क्या इम्पल्सिव रिएक्शन लिया, उसके बेसिस पे ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने बार बार धोखा दिया है, तो अब आपकी लाइफ में सस्पेशन वुड बी दैट, और अब आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे, तो आपका इम्पल्स क्या है? सस्पेशन। और एलिमेंट फ्रॉम क्या हुआ? एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड हो सकता है, या डिसअपॉइंटेड लव हो सकता है, और उसके बाद अब आप कभी भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन देर इज ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी। ये फ्रूड के आइडिया को बेसिकली एक्सटेंड किया है, एम्फेसाइज किया है कि अर्ली रिलेशनशिप का बहुत इंपैक्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। जैसे अब देखिए, ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को पढ़ते हैं तो वो हमेशा आपके बचपन की बात करता है कि आपका आपकी मदर से कैसा रिलेशन था, आपके फादर से कैसा रिलेशन था, आपका अवार्ड सिस्टम कैसा था। जैसे आप 90% लाते थे तो ही इज्जत मिलती थी, या 50% पे भी इज्जत मिलती थी। आप किसी चीज में फेल होते थे तो डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, पूछा भी नहीं जाता था, क्या रिएक्शन होता था, उसके बेसिस पे ही हमेशा साइकोलॉजिकल थ्योरीज बनी है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी बेसिकली ये बता रही है कि आपका जो केयर गिविंग रिलेशन था, वो अगर नेग्लेक्ट का है या इनकंसिस्टेंसी का है, तो वो चीज पैरानोइया को प्रोड्यूस कर सकता है। देन देर इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी में दो है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और स्कीमा थ्योरी। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये कहता है कि इंडिविजुअल्स विद पीपीडी इंगेज इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सच एज जंपिंग टू कंक्लूजन। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? कि आप तुरंत तुरंत कॉग्निशन कर ले रहे हैं। कॉग्निशन करने का मतलब पहचान ले रहे हैं। पहचानने का मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन की तरफ जंप कर गए। जैसे किसी ने एक लाइन बोली कि तुम कितने मोटे हो, अब आगे की लाइन हमने सुनी भी नहीं,
कि हो सकता है वो बोल रहा हो फिर भी तुम्हारी हाइट अच्छी तो अच्छे दिखते हो, या रंग साफ है तो अच्छे दिखते हो, बट नहीं, हमने पहली लाइन सुनी कि तुमने मुझे मोटा बोला, और अब हम उसको अंदर बांध के बैठे हुए हैं कि मनीष को मोटा कैसे बोला इस इंसान ने। ठीक है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड हैं, हमने तुरंत कंक्लूजन जंप कर लिया अपने माइंड में कि ये आदमी तो ऐसा ही होगा। ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, यहाँ पे फिर उस चीज की वजह से डेवलप हो सकता है। एंड देन द लास्ट इज अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी फिर से उसी चीज की बात कर रहा है कि आपका जो बचपन था वो किस तरीके का बीता। अगर आपका अटैचमेंट इनसिक्योर था, आप जिसके साथ अटैच थे वहां पे इनसिक्योरिटी हमेशा थी, तो आप लाइफ लॉन्ग इनसिक्योर ही रहने वाले। अगर आप बचपन में सस्पिशियस में ही थे कि मम्मी बड़े भैया से ज्यादा प्यार करती, पापा छोटे भाई को ज्यादा मानते हैं, तो अगर वो सस्पिशन हमेशा आपके चारों तरफ घूमा है, तो वो सस्पिशन आगे चल के फिर आपके बाकी रिलेशंस में भी दिखेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे दोस्त को प्यार करती है, या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे दोस्त को प्यार करता है, तो वो चीजें बार बार लाइफ में घूमेंगी। सो अटैचमेंट थ्योरी बेसिकली इस चीज को बताती है कि अगर आपकी लाइफ में बचपन में कोई चीजें हुई हैं, तो वो चीजें आपको दिख सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने बचपन में देखा कि आपके चाचा ने आपके फादर पे अटैक किया है चाकू से, तो आपको लाइफ लॉन्ग ये चीज रह सकती है कि हो सकता है जो सगे वाले हैं वो धोखा दे दें। ठीक है, क्योंकि आपने बचपन में ही वो चीज देख ली जो आपके देखने के लिए नहीं बनी थी। तो वो जो इम्पल्स है या वो जो एक्सीडेंट है वो आगे चल के आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा और वो आपकी लाइफ में चेंजेस प्रोड्यूस करेगा। सो द वन ऑफ द चेंजेस कुड बी पैरानोया। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। अगर आपके पास पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट आता है तो आप डायग्नोस कैसे करेंगे? द फर्स्ट इज क्लिनिकल इंटरव्यू। बात करिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए, होम्योपैथी में हमेशा ही मेंटल सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है। तो जब आप बात करेंगे ना, तो बात करने में सामने वाला कहीं ना कहीं अपना डेल्यूजन आपको शो करता है, या अपना एक बैरियर शो करता है। जैसे आप किसी पेशेंट में घुसने की कोशिश करते हैं कि स्टूल कैसा है, यूरिन कैसा है, खाना कैसे है। खाना, अब जैसे आपने पूछना शुरू किया ना फिजिकल जनरल खाने में क्या पसंद है, वो तुरंत हंस के बोलता है कि मैं तो सब खाता हूँ। ठीक है। अब और घुसो, अगर थोड़ा सा और अंदर घुसा ना, तो वो तुरंत कैसा रिएक्शन दे रहा है उस चीज पे समझ में आ जाता है कि ये कैसे रिवर्ट बैक कर रहा है। जैसे नक्सोमी का तुरंत रिवर्ट बैक करके बोल देगा कि तुमसे क्या मतलब, या आपको क्यों जानना है, या मेरे खाने से क्या मतलब है। ठीक है। वहीं फॉस्फोरस इतना इंक्लाइंड होता है टू टच एवरीथिंग, तो फॉस्फोरस तुरंत आपको बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, वो मक्खन लगाने में बिल्कुल बैठा हुआ है, तो वो जरूर बोलेगा कि हाँ मुझे मीठा बहुत पसंद है। फिर आप बोलेंगे आपको नमकीन नहीं पसंद है, तो फिर फॉस्फोरस फिर मक्खन लगा कि नहीं मुझे नमकीन भी बहुत पसंद है। फिर आप कंफर्म करने के लिए बोलेंगे आइसक्रीम खाते हो, तो अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया फॉस्फोरस से, तो डायरेक्टली आंसर देगा कि हाँ बिल्कुल खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे पल्साटेला दिख सकती है आपको, टिमिड टाइप की। पल्साटेला का क्या सीन है कि अगर एक और लड़का वहां पे गलती से घुस गया, तो मैन अवर्जन टू, पल्साटेला तुरंत मुड़ के देखेगी और बहुत गंदा सा मुंह बना देगी कि यार एक और क्यों आया, इस समय तो मैं बात कर रही थी ना, मुझे मेरा सॉलिट्यूड चाहिए था, आप क्यों आए अंदर। तो बेसिकली पल्साटेला मैन अवर्जन वहां पे बहुत साफ साफ दिख जाता है। सो क्लिनिकल इंटरव्यू, मैं फिर से टॉपिक पे वापस आता हूँ, क्लिनिकल इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर को नोट करने के लिए, इंडिविजुअल थॉट्स को और बिलीव्स को नोट करने के लिए। देन ऑब्वियसली हमारे पास डीएसएम है। डीएसएम क्राइटेरिया हमें बताता है वो 5 सिम्टम्स जिनके हम बार बार बातें कर रहे हैं, वो 5 सिम्टम्स हमें बताएंगे। अगर आप उन सबको टिक कर ले रहे हो, तो हाँ आपका जो ये पेशेंट है पैरानोइड हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखिए, आपको ना कुछ चीजों से जरूर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहला, बाकी जो टाइप ए के जो दो डिसऑर्डर है, शिजोइड और शिजोटिपल, सबसे पहले तो उससे डिफरेंशिएट कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो मैं टाइप ए के ही बाकी दोनों डिसऑर्डर्स देख रहा हूँ। और दूसरा, सिजोफ्रेनिया से जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम तक पैरानोइया को सिजोफ्रेनिया, सॉरी पैरानोइया को सिजोफ्रेनिया के साथ जोड़ के पढ़ाया जा रहा था। तो बहुत टाइम तक दोनों के सिम्टम्स एक जैसे थे, तो इसलिए इसको साथ में जरूर डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद आपको मेडिकल और साइको सोशल हिस्ट्री जरूर लेनी है। मेडिकल साइको सोशल हिस्ट्री मतलब क्या, किस किस सब्सटेंस का अब्यूज किया है आपने, आपने कौन कौन सी दवाइयां आज तक इस्तेमाल की हैं, आपकी सोसाइटी में आपका कैसा बिहेवियर है, या आपने क्या क्या चीजें आज तक देखी हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखा है ट्रॉमा हिस्ट्री, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस और सिग्निफिकेंट लाइफ स्ट्रेस, सब कुछ पूछना चाहिए। कोलैटरल इन्फॉर्मेशन जरूर लेंगे, जैसे हम पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में पढ़ते हैं कि साथ वाले ने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी कोलैटरल इन्फॉर्मेशन जरूर लेना है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इनकी जो स्टेबिलिटी क्या है, सिम्टम्स की, सिम्टम्स कितने स्टेबल हैं और कितने समय से इसकी लाइफ में प्रेजेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट, फिर से वही बात है, जब हम मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो द फर्स्ट वुड बी साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में तीन है, स्कीमा फोकस थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग।
देखिए तीनों में ही मेन चीज यही होती है कि आपको समझाया जाता है, आपके पैटर्न से आपको बार बार स्टिमुलस दिया जाएगा और स्टिमुलस के अगेंस्ट समझाया जाएगा कि ये जो स्टिमुलस है आपके आपको इसके अगेंस्ट क्या रिएक्शन लेना है। जैसे मान लीजिए जो साइकोलॉजिस्ट है वो बोलता है कि तुम कितने मोटे हो, ठीक है, और पेशेंट को वो चीज बुरी लगती है, तो साइकोलॉजिस्ट फिर रिएक्शन में चीज समझाएगा कि आपको ये चीज को इस तरीके से लेना चाहिए या इस तरीके से समझना चाहिए, आपके समझने में कहाँ प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ना वो स्कीम फोकस्ड है, वो बिल्कुल गोल ओरिएंटेड है, और वो गोल ही सिखा रहा है कि आपको क्या समझना है, आपके में प्रॉब्लम कहाँ है। इस पूरे के पूरे पार्ट में जो हम मॉडर्न ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे, कुछ चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो होम्योपैथी में भी हमारे काम आने वाली है, वो जरूर देख लीजिए। फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, जब भी किसी साइकोलॉजिकल डिजीज की बात करेंगे, इवन जब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्योंकि मैं बार बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे डिस्कस कर रहा हूँ, जब भी बात करेंगे सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको आपके आसपास के लोग कितना सपोर्ट करते हैं, उस चीज से निकलने में कितनी हेल्प करते हैं, ये चीज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। कल्चरल सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कल्चर या आपके आसपास के लोग, फिर सेम चीज है कि वो क्या बिलीफ रखते हैं इस चीज के बारे में, आपके डिजीज के बारे में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई भूत और प्रेत बाधा है, तो ऑब्वियसली फिर आप उस चीज में कुछ नहीं कर सकते। फिर आप कोई भी मेडिसिन देते रहोगे, वो तो ये कहेगा कि प्रेत बाधा है, वो तो ये कहेगा भूत बाधा है, तो उस चीज में कुछ नहीं हो सकता फिर। तो वहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। कोमॉर्बिड कंडीशंस को समझना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में हमेशा एक लूसिड इंटरवल होता है और उसके बाद डिजीज लौट के फिर से आती है, तो आपको वो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे पास 15 मिनट बचे हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले रेपर्टरी, क्योंकि हमारे पास 5 सिम्टम्स थे, हमने उन 5 सिम्टम्स के बेसिस पे हर वो रूब्रिक जो जो मेरी समझ में आया, वैसे तो बहुत ज्यादा रूब्रिक्स है डेल्यूजन में, पर फिर भी जो जो मुझे ठीक लगा वो मैंने लिया है। सस्पिशियस जरूर लेंगे, तो सस्पिशियस में कंसिडरिंग एवरीबॉडीज एनिमी, फूलिश सस्पिशन, सस्पिशियस हिज बेस्ट फ्रेंड्स, सस्पिशियस पीपल आर हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम हिम, सस्पिशियस पीपल आर प्लॉटिंग अगेंस्ट हिज लाइफ, सस्पिशियस पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर। ये सारे के सारे रूब्रिक बेसिकली सस्पिशियस के ही अंडर में आते हैं, सारे सस्पिशियस के सब रूब्रिक्स हैं, ठीक है। देन देर इज डेल्यूजन, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था ना कि सस्पिशियस, किसी पे भरोसा नहीं हो रहा, तो ये सस्पिशियस वाला हो गया। द नेक्स्ट इज डेल्यूजन। डेल्यूजन एवरीवन इज एन एनिमी, हर कोई दुश्मन है। डेल्यूजन सराउंडेड बाय एनिमीज, चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। डेल्यूजन ही इज बीइंग मर्डर्ड, ये मर्डर्ड का सब रूब्रिक है। डेल्यूजन ही इज परसिक्यूटेड, डेल्यूजन ही वॉज परस्यूड, ठीक है, कोई पीछा कर रहा है, कोई मारने की कोशिश कर रहा है, और कोई मार रहा है, और चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है, ऐसे ऐसे डेल्यूजन होते हैं इनको। इसके बाद जैसे हमने मतलब मैं बोल रहा था कि हर छोटी छोटी लाइनों को अंडरलाइन करते हैं, तो एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग स्पॉन्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑफेंडेड बीइंग, ठीक है। और फिर डेल्यूजन में वेक्सेशन है, ऑफेंसेस एंड ऑफ वेक्सेशन, ठीक है। ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल ऑकरेंसेस, अगर पीछे कुछ हुआ है तो उस चीज पे बार बार ड्वेलिंग करेगा, माइंड उस चीज पे ड्वेल करेगा। हेट्रेड है और रिवेंजफुल है। मैलिशियस है, जब भी आप विंडिक्टिव और रिवेंज का रूब्रिक लेने की कोशिश करेंगे तो क्रॉस रेफर करेगा मैलिशियस पे, बार बार क्रॉस रेफरेंस यही आता है, तो इसलिए माइंड में मैलिशियस जरूर लेंगे। माइंड में प्लान्स, मेकिंग प्लान्स रिवेंजफुल, तो इनके प्लान्स जो होते हैं वो रिवेंजफुल होते हैं। यहाँ पे मेडिसिन लाइक कैसे आएगी। सेंसिटिव टू रेप्रीमेंड, आपने क्या रिएक्शन दिया उसके लिए सेंसिटिव है। सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव री अप्रोचेस, यहाँ पे बेसिकली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म भी होगा कि क्योंकि उसको किसी तरीके का क्रिटिसाइज पसंद नहीं है। सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर पीपल, ये भी एक रूब्रिक है, यहाँ पे वो भी होगा कि सेंसिटिव है इन चीजों को लेकर। देन देर इज थॉट्स परसिस्टेंट ऑफ इंजरी, जो भी इंजरी आपने दी है उसके लिए थॉट परसिस्टेंट रहेगा। डेल्यूजन शी इज क्रिटिसाइज, उसका बार बार बुराई हो रहा है। डेल्यूजन बीइंग लाफ्ड एंड मॉक्ड एट, लोग उस पर हंस रहे हैं, इसका डेल्यूजन है उसको। डेल्यूजन एवरीवन इज लुकिंग एट हर, डेल्यूजन ही वाज परसूड, ही वाज बाय एनिमीज, ठीक है। देन डेल्यूजन बीइंग स्पाइड, डेल्यूजन बीइंग स्टॉप्ड, डेल्यूजन बीइंग वॉच्ड। तो ये वाले डेल्यूजन कहाँ है, कोई पीछा कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझ पे नजर रख रहा है, ये वाले डेल्यूजन वहां पे आएंगे। देन देर इज इमोशन सप्रेस्ड, क्योंकि किसी के ऊपर अपना इमोशन जाहिर नहीं कर पा रहा है, तो इमोशन सप्रेस्ड। इमोशन लॉस ऑफ, इमोशन प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट, इन तीनों रूब्रिक में से आपको अपने पेशेंट पे जो भी दिखेगा। सिक्रेटिव हो सकता है, फियर परसिक्यूशन, मिसट्रस्टफुल, अवर्जन टू कंपनी, एंगर फ्रॉम सस्पेशन, रिवेंजफुल, डिस्ट्रस्टफुल, फियर ऑफ एनिमीज, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड और हेस्टी।
ये वाला जो नीचे के सारे सिम्टम्स हैं फियर के, ये पांचवें सिम्टम के बेसिस पे। ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पे अगर हम आए तो 210 से 230 ऑफ के बीच में हमें समझाया जाता है कि मेंटल डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है। अगर हम इन पे बात करें तो चार तरीके की होती हैं बेसिकली। एक फिजिकल ओरिजिन से आएगी, एक डाउटफुल ओरिजिन से आएगी, एक इमोशनल ओरिजिन से आएगी, और एक एक्यूट एक्साइटेशन होती है। अगर हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर को इन चीजों में फिट करने की कोशिश करें तो बेसिकली पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर या तो इमोशनल ओरिजिन से आने वाली है और या तो एक्यूट एक्साइटेशन होगा। फिजिकल और डाउटफुल हो सकती है बट नॉर्मली इमोशनल ओरिजिन से आएगी या तो एक्यूट एक्साइटेशन होगा। अब अगर हम एफोरिज्म 230 को फॉलो करें तो मैक्सिमम मेंटल डिजीजेज में कुछ ही दवाइयों को देने के लिए सजेस्ट किया गया है। जैसे अगर एक्यूट एक्साइटेशन है तो एक्यूट मेडिसिन को यूज कीजिए, जैसे बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, ये वो मेडिसिन हैं जो ऑर्गेनन में लिखी हुई। इसके अलावा जो बाकी तीनों है ना, फिजिकल ओरिजिन, डाउटफुल ओरिजिन, इमोशनल ओरिजिन, तीनों में एक वर्ड बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, एंटीसोरिक। कि जब भी आपके पास मेंटल डिजीज आएगा फिजिकल ओरिजिन का, डाउटफुल ओरिजिन का और इमोशनल ओरिजिन का, तो आप शुरुआत किससे करेंगे? एंटीसोरिक से करेंगे। दिस इज ऑर्गेनल, ये ऑर्गेनल ने कहा है। देखिए, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व साइकोथेरेपी एंड नेसेसरी एंटीसोरिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मेंटल डिजीज। अब आते हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पे। द फर्स्ट मेडिसिन जो हमें पढ़नी है वो है स्ट्रामोनियम। ऑब्वियसली स्ट्रामोनियम क्यों? क्योंकि स्ट्रामोनियम में बहुत सारा फियर है, स्ट्रामोनियम में बहुत सारा एंग्जाइटी है और स्ट्रामोनियम में वाकई बहुत सारा पैरानोइया है। हम सब जानते हैं स्ट्रामोनियम को अंधेरे से डर लगता है, अकेले सोएगा नहीं, रात में किसी को पकड़ के ही सोएगा। और बार बार जो वो डर है ना कि अंधेरे में कुछ आएगा और मुझे पकड़ लेगा, अंधेरे में कुछ आएगा और मुझे निगल लेगा, तो वो वाला जो डर है ना वो हमेशा रहता है। और इस वजह से जो इसका एग्जीबिशन है उस डर का, वो बहुत अग्रेसिव होता है, लास्ट में वॉलेंट बिहेवियर जरूर होगा, ठीक है। इसको इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़िए। द इंडिविजुअल्स कैन बी इजिली स्टार्टल्ड, बहुत आसानी से घबरा सकते हैं, रेस्टलेस हो सकते हैं और एक्सपीरियंस करेंगे हेलुसिनेशंस और नाइटमेयर। फिजिकल सिम्टम्स में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स का। हमेशा ये देखिएगा कि स्टामोनियम में मेंटल सिम्टम्स प्रेसीड करते हैं फिजिकल सिम्टम के, ठीक है, तो मेंटल सिम्टम्स ज्यादा प्रेसीडिंग दिखेंगे। द नेक्स्ट इज वेरी ऑब्वियस, हायोसाइमस। हायोसाइमस क्यों? क्योंकि सस्पिशन भी है, जेलसी भी है और मिसट्रस्ट भी है, ठीक है। हमेशा लगता है कि लोगों ने मुझे धोखा दिया है, लोगों ने मुझे डिसीव किया है, लोग मुझे पॉइजन दे देंगे। यहाँ पे हायोसाइमस और आर्सेनिक दोनों को हमेशा ऐसा लगता है कि लोग मुझे जहर दे के मारने वाले, ठीक है। लेकिन इस चीज में रिएक्शन दोनों के बहुत अलग अलग है। हायोसाइमस का रिएक्शन क्या है? टॉकेटिव, रेस्टलेस, इरेटिक बिहेवियर, अपने कपड़े हटा लेना, लोगों के प्रति गाली देना, एग्जीबिशनिज्म करना, इनअप्रोप्रिएट रिमार्क करना, ये हायोसाइमस का क्या कहते हैं, बचाव का तरीका है। आर्सेनिक बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला है। फिजिकल सिम्टम्स में ट्विचिंग दिख सकती है आपको, कन्वर्जन दिख सकते हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट दिख सकता है। लेकेसिस, जब भी जेलसी की बात करेंगे, सस्पिशन की बात करेंगे, तो दो मेडिसिन तो जरूर आने वाले। अगर हमने टॉप ग्रेड सस्पिशन की बात की है तो लेकेसिस और थूजा तो जरूर आएंगे, क्योंकि दोनों को बहुत शक होता है सब पे। दोनों के चारों तरफ उनको ये लगता है कि ये भी शक में, ये भी शक में, मतलब उनको शक तो सब पे होने वाला है, ठीक है। सो देयर इज जेलसी, देयर इज सस्पिशन एंड फीलिंग ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड और अंडर अटैक, क्योंकि एनिमल मेडिसिन है तो इसको हमेशा लगता है कि इसके ऊपर अटैक हो सकता है। ये लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन इनको ट्रस्ट में डिफिकल्टी होता है। तो ये एक्सप्रेसिव होने के बाद भी इधर उधर की बातें करेंगे, अपने रियल इमोशन की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकेसिस अपना रियल साइड बहुत कम लोगों को दिखाता है। कैनाबिस इंडिका, ये मेडिसिन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इसका जो हाइटेंड सस्पिशन है, पैरानोइया है, या बेसिकली ऐसे समझिए हेलुसिनेशन है ना, कि लोग मुझे, मेरा पीछा कर रहे हैं, लोग लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, लोग मुझे प्रोसिक्यूट कर देंगे, या फिर ऑडिटरी इल्यूजन्स और हेलुसिनेशन हो रहे हैं, इस वजह से कैनाबिस इंडिका यहाँ पे लिखी हुई है। ये लोग रेस्टलेस हो सकते हैं, ये लोग फेयरफुल हो सकते हैं, और इनकी सेंसिटिविटी हाई होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी नशे की चीज की बात कर रहे हैं तो इनकी सेंसिटिविटी हाई होती है। और इसके साथ जो फिजिकल सिम्टम्स होंगे, दैट कुड बी ड्राइनेस ऑफ माउथ, आईज और थ्रोट। लास्ट इज द फिफ्थ मेडिसिन फॉर द डे, एनाकार्डियम। इसके बाद हम एक केस पढ़ेंगे, हमारे पास आज एक केस है। एनाकार्डियम को हमेशा जाना जाता है कि सस्पिशन है, मिसट्रस्ट है और अग्रेसिव बिहेवियर है। एनाकार्डियम को सब किस तरीके से जानते हैं कि एक एक कंधे पे एंजल बैठा है, एक कंधे पे डेविल बैठा, दोनों बोल रहे हैं कि ये करो वो करो। तो बेसिकली ना आपको बोला जा रहा है और आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी पे। यहीं पे एनाकार्डियम का एक और सिम्टम है कि उसको ऐसा लगता है ना कि वेल के उस तरफ से आवाज आ रही है, कोई उसको बुला रहा है। रूब्रिक है क्लियर ऑडियंट। तो बेसिकली यहाँ पे उसको सुनाई देता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे वेल के उस पार से कोई आवाज दे रहा है। तो एनाकार्डियम इज अ सिम्टम फॉर दैट। एनाकार्डियम हैज अ सिम्टम फॉर दैट। देन देयर इज मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स, जहाँ पे डोमिनेटिंग और क्रूएलिटी के सिम्टम्स साफ साफ दिखाई देते हैं। अब आते हैं आज के केस पे।
ये केस हमने लिया है सीसीआरएस से, जो आर्टिकल पब्लिश होता है, सीसीआरएस जो बुक पब्लिश करती है मैगजीन, उसी से लिया हुआ है। एक 47 ईयर्स का मेल है जो एक प्लम्बर है ऑक्यूपेशन से, और ओपीडी ऑफ नेशनल होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मेंटल हेल्थ में लाया गया था 14 नवंबर 2019 को। इसके सिम्टम्स थे इररिलेवेंट एंड कंटिन्यूअस सेल्फ टॉक, खुद से बातें करता था, सेल्फ लाफिंग, इंक्रीज्ड एंगर, सस्पिशन टुवर्ड्स मदर, फियर कि नेबर आएंगे और उसको मार देंगे, और वो बार बार बोलता रहता था मुझे मारो मत। उसको एक मेल वॉइस सुनाई देती थी, वो बार बार अपने वाइफ और बच्चों के बारे में बातें करता था। एंड ऑलवेज कॉलिंग पुलिस बाय सेइंग नेबर्स टॉकिंग थ्रू कंप्यूटर। वो पुलिस को बार बार फोन करके बोलता था कि जो नेबर्स है ना वो कंप्यूटर के थ्रू बातें कर रहे हैं या सैटेलाइट के थ्रू बातें कर रहे हैं। रनिंग अवे फ्रॉम होम, यहाँ पे रूब्रिक क्या आएगा, स्केप अटेम्प्ट्स टू, माइंड स्केप अटेम्प्ट्स टू। तो बार बार घर से भागते हैं, वैंडरिंग टेंडेंसी है, स्लीपलेसनेस है, और पुअर एपेटाइट और थर्स्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक सिम्टम्स थे। कंप्लेंट शुरू हुआ 1 महीने पहले जब स्लीपलेसनेस हुआ, फिर केवल 2-3 घंटे सोता था। एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया, साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में 9 दिन रहा। मदर उतना पैसा अफोर्ड कर नहीं पाई, तो लास्ट में NHRIMH में लेते आई ओपीडी में, और ये सारी की सारी कंप्लेंट्स थी। अब अगर पास्ट में जाके देखें तो पेशेंट और उसकी वाइफ के बीच में कॉन्स्टेंटली लड़ाई होता था, और 6 साल पहले इनका डिवोर्स हो गया। ठीक है, बेटा वाइफ के साथ रहता था और इनको मिलने का अलाउ नहीं था। ठीक है, तो वाइफ डिड नॉट अलाउ हिम टू विजिट। द पेशेंट इज नाउ स्टेइंग विथ मदर, अपनी माँ के साथ रहता है, और अब धीरे धीरे उसका रिलीजियसनेस बढ़ने लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे एक्यूट ऑनसेट है, एक चीज जो आई डिवोर्स के बाद। ठीक है, दूसरा ये देखो कि यहाँ पे रिलीजियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो एक ऐसी मेडिसिन याद करना जहाँ पे एक्यूट एक्सैबरेशन हुआ हो, और दूसरा ये ध्यान करो कि रिलीजियसनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए उस मेडिसिन में। सेल्फ टॉक वगैरह तो बाद के सिम्टम्स आए हैं। देन देर इज अ प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, पेशेंट और उसके भाई के बीच में 10 महीने पहले। ठीक है, तो अब उसको एक डर आ गया पुलिस का कि मतलब पेशेंट को अब एक डर आ गया कि उसका भाई उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये वाला डर उसके साथ है। इसको चाइल्डहुड में कोई न्यूरोटिक प्रॉब्लम नहीं थी। अब कुछ सिम्टम्स पे आते हैं। रिजर्व्ड है, इंट्रोवर्टेड है, फास्टिडियस है, रिलीजियस है, हार्ड स्टूल पास होते हैं अल्टरनेटिव पे, चाय की आदत है, और थर्मली हॉट है। जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर देखेंगे तो पेशेंट कॉन्शियस है, कोऑपरेटिव है, और अच्छा पर्सनल केयर देखता है अपना। ठीक है, आई से आई कांटेक्ट बहुत पुअर है, तो एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि मतलब क्या कहते हैं, आई से आई कांटेक्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पुअर है, स्पीच इररिलेवेंट विथ नॉर्मल वॉल्यूम, टोन एंड रिएक्शन टाइम, अफेक्ट एवरेज रेंज का है और लेबाइल है। ठीक है, थॉट फ्लो इंक्रीज है, और फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। इसमें एक डेल्यूजन है। ठीक है, बहुत सारे डेल्यूजन है, इनको जरूर ध्यान रखना है। द फर्स्ट इज डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, द सेकेंड इज डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, अवॉइड यूजिंग अ मोबाइल फोन, क्योंकि उसको बार बार लगता है कि एक इनवैलिड सैटेलाइट कनेक्शन हमेशा प्रेजेंट है। ठीक है, माई वर्ड्स आर सेंडिंग बाय सैटेलाइट टू रीच अनदर पर्सन, मेरे मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सैटेलाइट से किसी और को भेजी जा रही है। यहाँ पे डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, कहता है पीएम मोदी जब उससे फोन पे बात करेंगे तब वो नहाने जाएगा। ठीक है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, टाइम का ओरिएंटेशन ठीक है, अटेंशन और कंसंट्रेशन है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नॉर्मली मेंटेन्ड है। इसमें इस केस में जो मेडिसिन निकाली गई थी वो थी स्ट्रेमोनियम। यहाँ पे उस जो सीसीआरएस ने आईजीआरएस ने बेसिकली जो रूब्रिक लिए थे वो 4 ही हैं, मुझे नहीं पता ज्यादा क्यों नहीं लिए। लेकिन एक रूब्रिक था रिलीजियस अफेक्शन, टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन। दूसरा था डेल्यूजन, परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड। माइंड कावर्डिस, क्योंकि आंख से आंख मिला नहीं पा रहा था, एंड स्किन इरप्शन सप्रेस, जो कि हिस्ट्री में थे। ठीक है, तो इन 4 सिम्टम्स के बेसिस पे इनके पास फर्स्ट रैंक में स्ट्रेमोनियम आया है, और इन्होंने स्ट्रैम दिया है। नीचे एक टेबल के बेसिस पे इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि स्ट्रेमोनियम ने वर्क कैसा किया है। जब 16/11/2019 के पेशेंट इनके पास आया था तब इन्होंने स्ट्रेमोनियम सिंगल डोज दिया था, 17 और 24 को सैक्लैक पे भेज दिया था, 25/11 को स्ट्रेमोनियम 1 mg का फिर से सिंगल डोज दिया, फिर 26/11/2019 से लेके 12/12/2019 तक सैक्लैक पे ही रखा है पेशेंट को, और लास्ट में 13/12/2019 पे स्ट्रेमोनियम 1 mg का सिंगल डोज एसओएस में देके भेजा है कि इनकेस आपको जरूरत होगी तो आप यूज कर सकते हैं। बट पेशेंट का, आप अगर 12/12/2019 को देखेंगे तो गुड इंप्रूवमेंट विथ नो रिलैप्स लिखा है, पेशेंट का प्रॉब्लम फिर से रिलैप्स नहीं हुआ था। आज का लास्ट स्लाइड है। ब्रीफ साइकियाट्रिक रेटिंग स्केल बेसिकली यूज किया जाता है, BPRS, ये बेसिकली यूज किया जाता है जब आपको ऐसी चीजें स्कोर करनी होती हैं। तो
आप अगर स्कोर ऑन डिस्चार्ज देखेंगे तो जिस पेशेंट का फर्स्टली स्कोर ऑन एडमिशन 86 था, वो डिस्चार्ज के समय पे 24 पे था, ठीक है। तो स्टैमोनियम रियली मैजिकली वर्क किया, तभी इतना सारा डिफरेंस दिखता है, वरना नॉर्मली नहीं दिखता। एंड आई थिंक दैट वुड बी फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। आज मैं टाइम पे हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से आज का स्लाइड खत्म होता है। किसी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच सर। 1 मिनट है अभी हमारे पास। ऑलमोस्ट आज 8 बज चुके हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है या कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं सर से तो प्लीज। आई हैव गॉट अ डायरेक्ट मैसेज सेइंग कि आप मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं सर। नहीं, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा था। इट्स जस्ट दैट कि सिम्टम्स मतलब ऐसे ही हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है मनीष जी। और थैंक यू सर। हम लोग का समय हो गया, 8 बज गया है। जी सर। तो इसको अंकिता जी, जी सर। हाँ, आप थैंक्स का करके हैंड ओवर कर दीजिए सेशन। सर धनेश सर ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। इंग्लिश सेशन से कोई तो होगा। डॉक्टर नजीब अहमद हैंड रेज कर रहे हैं अपना। मेक हिम द को-होस्ट। तो सर होस्ट पंकज सर है। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। और आपकी ये जो मेंटल डिसीजेस की सॉरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो सीरीज है काफी अच्छी है। और मैं चाहूंगी आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें। थैंक यू सो। नाउ द टाइम इज फॉर द इंग्लिश सेशन, सो ओवर टू द इंग्लिश सेशन प्लीज। इंग्लिश सेशन के जो भी होस्ट हैं अपने आप को अनम्यूट करें एंड प्लीज टेक ओवर द सेशन। Shall I start or what? I Sir, can start, right? we have to wait for the host of English course. session. Okay. I'm Yes, sir. still new for this platform, especially in English. So I'll wait for, of course. Sure, sir. Sure, sir. Thank you. Is there any moderator here for the English session? Sir, I don't think so. आप मॉडरेट कर लीजिए ना, लगता है कोई है नहीं। जी सर। So the Hindi session is over and then now the time is for the English session. Before starting the session, let's have a 1 minute silent prayer, please. Dr. Dhanesh has joined now. Yes, sir. Yes, sir. Should I start or wait for Dr. Dhanesh to take up? You have to wait for the Dr. Dhanesh. He just joined. Yes, sure. It will start soon.